फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी दोस्तों। एक तो मैंने आप सब दोस्तों को रमज़ान कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया क्योंकि मेरी वीडियो जब से रमज़ान शुरू हुआ है अभी आ रही है। इसके अलावा मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। इनफैक्ट अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से बना पा रहा हूँ और आप लोग मुझसे डिसअपॉइंट ना हो इसीलिए मैंने अपनी पूरी जान लगाकर आप सब के लिए लॉन्ग वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे। एपिसोड स्टार्ट होकर हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने सेक्रेट टॉमस्टोन के टेस्ट को पास करते हुए यूनिवर्स ओरिजिन लॉ की अंडरस्टैंडिंग को शुरू कर दिया है। अभी वो वहाँ के एनवायरनमेंट और माहौल को समझ ही रहा होता है कि तभी वो अचानक से एक पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है जो कि सीधा उसे उसके इनर वर्ल्ड में पहुंचा देता है। ये देखकर फेंग को समझ नहीं आता कि वो यूनिवर्स ओरिजिन लॉ वाली जगह से अचानक से अपने इनर वर्ल्ड में कैसे खींचा चला आया। इसीलिए फेंग हैरानी से पोर्टल को देखते हुए अपने मन में सोचता है यूनिवर्स ओरिजिन लॉ किसी तरह से मेरे इनर वर्ल्ड से कनेक्ट है। अभी वो इतना सोचते हैं कि तभी उस पोर्टल के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होना शुरू हो जाती है जो कि आते ही फेंग के इनर वर्ल्ड में फैलने लगी थी और फेंग के इनर वर्ल्ड उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। इन पावर्स को फील करते साथ ही वाता भी वहां पर आ चुकी थी और वो आकर फेंग को बताती है ये तो पावर ऑफ द वर्ल्ड है। इस पावर की हेल्प से अब तुम्हारा इनर वर्ल्ड पहले से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। और साथ ही हमें देखने को मिलता है कि ये सारी की सारी पावर्स लुओ फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है क्योंकि ये सीधे उसी की बॉडी के अंदर ही जा रही थी। इस पावर के गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते साथ ही हम देखते हैं कि उसका एवोल्यूशन शुरू हो जाता है और इसी के साथ वो कुछ ही समय में ब्रेक थ्रू करते हुए वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंच जाता है। और इससे ना सिर्फ गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्ट्रेंथ बल्कि उसका साइज भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और वो पहले से भी ज्यादा खूंखार दिखाई देने लग गया। फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखते हुए अपने मन में कहता है अब इसकी बॉडी लेंथ 100 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। जब ये अपने पंख फैलाकर फ्लाई करेगा तो ये अर्थ की एक पूरी की पूरी सिटी को कवर कर लेगा और ये सिर्फ आंख झपकने के टाइम में ही पूरे अर्थ का चक्कर लगा सकता है। और हमें स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स भी दिखाए जाते हैं जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट सिर्फ अर्थ का चक्कर लगाकर ही पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। तभी वो बात भी लुओ फेंग को बताती है कि इन पावर्स की हेल्प से अब तुम्हारी मूशा बॉडी भी वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंच चुकी है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि इतनी सारी पावर्स और वर्ल्ड मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू करने की वजह से लुओ फेंग का कोर भी पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और इवोल्व हो चुका है। और इसी के साथ साथ लुओ फेंग के इनर वर्ल्ड के अंदर हलचल होती है और वहां पर हवा, पानी, जमीन, पहाड़ और बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं जिन्हें लुओ फेंग बड़े ही गौर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वाता उसे बताती है अब तुम्हारा इनर वर्ल्ड एक रियल वर्ल्ड बन चुका है और ये सिर्फ तभी बन सकता है जब तुम ट्रूली वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंच जाओ। लुओ फेंग तुमने कर दिखाया। इतना बोलकर वो इमोशनल होते हुए कहती है अगर आज मास्टर जिंदा होते और वो ये देखते तो वो तुम्हारे लिए बहुत खुश होते। ये कहते हुए वो फेंग के पास चली जाती है और फेंग और बोबाता दोनों ही अपने उस इनर वर्ल्ड को देख रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ इधर रियल वर्ल्ड में लुओ फेंग जैसे अपनी कल्टीवेशन पूरी करके आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके आसपास काफी सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिन्हें वो हैरानी के साथ टच करके महसूस करते हुए कहता है ये क्या है। यहाँ हमें उस सेक्रेट टॉमस्टोन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वो इंस्क्रिप्शंस क्रिएट हो रहे थे। ये असल में एक गोल्डन लाइट बॉल होती है जो कि आसमान में जाते हुए चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी को फैलाती है। गोल्डन हॉर्न क्लैन के सभी लोग इसे अपनी आंखों से देखते हुए हैरानी के साथ फील कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डेलन भी इसे देख लेता है और वो एल्डर सेवन से पूछता है क्या योर हाइनेस लुओ फेंग ने। इसके आगे एल्डर सेवंस कहते हैं उसने यूनिवर्स ओरिजिन लॉ को समझ लिया है। इसी के साथ हम सेक्रेट टॉमस्टोन में लुओ फेंग को देखते हैं जो खुद भी उस गोल्डन लाइट बॉल को देख रहा होता है कि तभी वो गोल्डन लाइट बॉल सीधी आकर लुओ फेंग के माथे के ऊपर लगकर एक सिंबल बन जाती है। और अब जैसे ही फेंग इसे फील करते हुए अपनी आंखें खोलता है तो वो किसी और ही दुनिया में खो जाता है मानो कि जैसे वो किसी इल्यूजन में खो रहा हो। असल में ये होती है यूनिवर्स ओरिजिन लॉ की पावर्स जिसे फील करते हुए लुओ फेंग खुद को संभालते हुए कहता है तो ये है यूनिवर्स ओरिजिन लॉ से रिकॉग्नाइज्ड हो जाने का एहसास। इससे अब मेरी ओरिजिन लॉ की अंडरस्टैंडिंग की स्पीड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ फेंग की सेक्रेट टॉमस्टोन की अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाती है और वो अपनी आंखें खोलता है तो वो बाता उसके पास आते हुए कहती है कैसा रहा। फेंग बाता को बताता है कि सी ओरिजिन लॉ की पावर्स को इस्तेमाल करने से अब मैं 9 यूनिवर्स क्योस स्टोन की 3rd स्टॉर्म पेंटिंग को भी समझ चुका हूँ और साथ ही अब मैं स्काई ब्रिज के लेवल्स का ब्रेक थ्रू करते हुए लेवल 9 पर पहुंच गया हूँ। और फिर वो खड़ा होते हुए कहता है ठीक है अब हम चलकर ओल्ड पैट्रियार्च को इन्फॉर्म करते हैं। इसी के साथ सीन कट होता है और हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के बीच में से होता हुआ जाकर अपने घुटनों पर आकर ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर मुझे गोल्डन हॉर्न रेस के स्पाइसिस से न्यूज मिली है कि ना सिर्फ लुओ फेंग ने बेंजोर को हरा दिया है बल्कि वो यूनिवर्स ओरिजिन लॉ से भी रिकॉग्नाइज्ड कर लिया गया है। ये जानकर इंसेक्ट क्लैन मॉन्स्टर क्वीन कहती है नंबर 9
इस पर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, जी हाँ इंसेक्ट क्वीन, उससे अब नंबर 3 लेवल पर अपग्रेड कर दो और फिर लासो कॉन्टिनेंट के स्पाइस को अपना काम करने का ऑर्डर दो। यहाँ हम देखते हैं कि जब क्वीन ये ऑर्डर दे रही होती है तो वहां पर मौजूद सारे के सारे इंसेक्ट क्रिएचर्स कितने ज्यादा खूंखार और खतरनाक दिख रहे होते हैं। अपनी क्वीन का ऑर्डर सुनते ही वो मिस्टीरियस पर्सन वहां से गायब हो जाता है। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें लासो लैंड का व्यू दिखाया जाता है जहाँ गोल्डन हॉर्न क्लैन के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे होते हैं। तभी वहां पर ओल्ड पैट्रियार्च और गोल्डन हॉर्न रेस के सारे पावरफुल एल्डर्स लुओ फैंग के साथ अपीयर होते हैं। ओल्ड पैट्रियार्च और अपने क्लैन के सभी पावरफुल एल्डर्स को देखकर वहां पर मौजूद हर पर्सन उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। अपने सामने ये नजारा देखकर लुओ फैंग काफी खुश हो रहा था और उसके चेहरे पर तो एक अलग ही चमक होती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद लोगों में से कुछ लोग आपस में बात करते हुए बोल रहे थे, ओल्ड पैट्रियार्च तो आज वाकई में ही इतरा रहे हैं। ऐसा तो आज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में पहली बार हुआ है। जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहे होते हैं, ह्यूमन रेस का ये स्पेशल इनवॉय ओरिजिनल लॉ से रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, अब इसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तभी लुओ फैंग जो कि इन्हीं के एल्डर्स में से एक बड़े से एल्डर के हाथ के ऊपर खड़ा हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है, फ्रेंड्स ऑफ द गोल्डन हॉर्न रेस, मैंने ह्यूमन रेस और गोल्डन हॉर्न रेस के बीच के माइनिंग एग्रीमेंट को रीऑर्गेनाइज करके ओल्ड पैट्रियार्च को सबमिट कर दिया है ताकि हमें एक दूसरे से जो फायदा हो रहा है वो बरकरार रहे। ये कहते हुए फैंग उस एग्रीमेंट को इन सभी लोगों को दिखाता भी है और साथ ही इस डिस्प्यूट के चलते आप लोगों को जो नुकसान हुआ है कंपनी आपको उसका मुआवजा भी देगी। इसके अलावा मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल भी बनाया है जो कि हम दोनों रेसिस के बीच रहेगा ताकि फॉरिजन रेसिस दोबारा से हमारे बीच में किसी भी तरह की कोई भी फूट ना डाल सके। मैं किसी भी सूरत में हमारे बीच की फ्रेंडशिप को खत्म होने नहीं दूंगा। याद रखें, हम लोग एनिमीज नहीं हैं बल्कि स्ट्रॉन्ग अलाइज हैं। फैंग की ये बातें सुनने वाला वहां पर मौजूद हर एक पर्सन लुओ फैंग के नाम के नारे लगाने लगता है और उसे जोर जोर से चीयर करने लगता है। सारा का सारा क्राउड अब वहां पर सिर्फ लुओ फैंग का नाम ही पुकार रहा होता है। वेंजर अपने सारे लोगों को खुश होता हुआ देखकर कहता है, ये लुओ फैंग वाकई ही हमेशा सरप्राइज कर देता है। ये कहते हुए वो भी खुश हो रहा होता है कि तभी वहां पर उसका बड़ा भाई आ जाता है और कहता है, ऐसा लगता है कि तुम उसे बहुत एडमायर करते हो। इस पर बेंजर चौंकते हुए पूछता है, ब्रदर आप कब वापिस आए? मैंने सुना है कि आपकी एबिलिटीज अब स्काई ब्रिज के लेवल 10th पर पहुंच चुकी हैं। इस पर उसका ब्रदर कहता है, अगर मैं अभी भी वापस नहीं आता तो हमारी रेस की डिग्निटी ऐसे ही एम्बैरेस्ड होती रहेगी। अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर बेंजर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी उसके बड़े भाई आगे उससे पूछते हैं, इसकी फाइटिंग पावर कैसी है? बेंजर बताता है कि इसकी गोडलीड सेनेट आर्मामेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी मुझसे कम है, लेकिन उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव पावर है, वो भी बहुत खौफनाक। खुशकिस्मती से वो हमारा अलाय है। इस पर उसका बड़ा भाई कहता है, अलाय? बेवकूफ बनकर उससे ब्रेन वॉश मत हो जाओ। ये ह्यूमन रेस सिर्फ हमें यूज करने के लिए ही सरप्राइज कर रही है। अगर हम हमारी रेस को सरवाइव करवाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करना होगा और ह्यूमन रेस को अपने लिए इस्तेमाल करने वाला बनाने के लिए यही यूनिवर्स का लॉ ऑफ सर्वाइवल है, यानी कि ये खुद पावरफुल बन के ह्यूमंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीस रहे होते हैं, जबकि बेंजर अपने भाई की ये बातें सुनकर हैरान परेशान हो जाता है। अब सीन कट हो जाता है, हमें ओल्ड पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो कि अपने थ्रोन पर बैठे होते हैं और लुओ फैंग और डेलन उनके सामने खड़े हुए थे। ओल्ड पैट्रियार्च उनसे कहते हैं, इनवॉय लुओ, आपने अपनी अचीवमेंट से ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है। इस पर फैंग उनसे कहता है, ये सब तो ओल्ड पैट्रियार्च सी लॉर्ड के सेक्रेट टॉम्बस्टोन की मेहरबानी है और आपकी सपोर्ट के बिना मैं ये नहीं कर पाता। आपका शुक्रिया। और अब क्योंकि सारा इशू रिजॉल्व हो चुका है तो अब मुझे अभी इससे पहले कि फैंग अपनी बात को पूरा कर पाता तभी एक दूसरे एल्डर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली इनवॉय लुओ ने सेक्रेट टॉम्बस्टोन को समझ लिया है और सीक्रेट टेक्निक्स को भी हासिल कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि लासो लैंड में कोई और ऐसी जगह है जो इनकी हेल्प कर सके। उन एल्डर की इस बात को बड़ी गौर से सुनते हुए एल्डर सैमस आगे बढ़ते हुए कहते हैं, एक जगह है। वो ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओल्ड पैट्रियार्च, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनवॉय लुओ को मिस्टिक बीइंग वैली में जाकर मिस्टिक क्रिएचर स्टैचू को अंडरस्टैंड करना अलाउ करें। उनकी ये बात सुनकर फैंग अपने मन में कहता है, मिस्टिक बीइंग स्टैचू? इस पर ओल्ड पैट्रियार्च सोचते हुए कहते हैं, ओल्ड पैट्रियार्च सी लॉर्ड ने एक बार कहा था, जो कोई भी उस जाइंट मिस्टिक बीइंग स्टैचू को अंडरस्टैंड कर लेगा तो वो उसके बराबरी की पावर्स को हासिल कर लेगा। हाउएवर, तब से लेकर अब तक कई सारे एराज गुजर चुके हैं लेकिन कोई भी उसके सीक्रेट को नहीं समझ सका।
इनवॉय लुओ, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। ये सुनकर फैंग खुश होता हुए ओल्ड पैट्रियार्च को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है। अब सीन कट होता और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग एल्डर सैमस और डेलन के साथ मिस्टिक वैली में आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ सिर्फ उन्हें ही जाना अलाउ है जिसे यहाँ पर भेजा जाए, इसीलिए डेनर और एल्डर सैमस को बाहर रुकना पड़ता है और लुओ फैंग अकेला ही जाकर उस स्टैचू को देखता है। तभी एल्डर सैमस को कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि शहर में दोबारा से दंगे फसाद होने लगे हैं, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि लुओ फैंग उस स्टैचू को ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसके पीछे बेंजर का ब्रदर छुपकर उस पर नजर रखे हुए होता है। वहीं फैंग उस स्टैचू की ऑरा को फील करते हुए अपने मन में कहता है, ये सिर्फ एक लाइफलेस मिस्टिक बीइंग का स्टैचू है, लेकिन फिर भी ये मुझे टेरिफाइंग प्रेशर फील करवा रहा है। और फिर वो सोचने लगता है कि क्या मैंने ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट से जो स्टैचू लिया है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है। ये सोचकर फैंग तेजी के साथ जाइंट स्टैचू के आसपास चक्कर लगाते हुए उसे अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद एक जगह पर आकर बैठ जाता है और अपने ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट से लाए हुए स्टैचू को बाहर निकालकर इन दोनों को आपस में मिलाते हुए कहता है, इन दोनों स्टैचूज का बॉडी और साइज रेशियो बिल्कुल सेम है और इनकी बॉडीज के ऊपर जो टोटल 9729 पैटर्न्स बने हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। ये जरूर सेम एग्जाम्पल से बनाए गए होंगे, लेकिन इनमें सिर्फ ये दो पैटर्न्स थोड़े से अलग हैं। छोटे स्टैचू की कार्विंग्स डिटेल में है और ऐसा लगता है जैसे लाइफ लाइकली हो, जबकि बड़ा स्टैचू काफी ज्यादा पुराना होने की वजह से इसके पैटर्न्स केओटिक हो चुके हैं, पर फिर भी इसके अंदर से टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज हो रहा है। हालांकि ये इतना रियल नहीं है जितना ये स्मॉल स्टैचू है। आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है? ये सोचने के बाद फैंग यहाँ पर ध्यान लगाकर अपने इनर वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ पर अपनी मूशा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए बबाता से जॉइंट स्टैचू को वहाँ पर प्रोजेक्शन करने को कहता है। बबाता बिल्कुल ऐसा ही करती है और फिर फैंग उसे देखते हुए थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और फिर उससे कहता है, इसके ऊपर बने हुए ये जो दो पैटर्न्स अलग दिख रहे हैं, इन्हें हटा दो। और जैसे ही बबाता उन दोनों पैटर्न्स को हटाती है तो फैंग फील करता है कि इस जॉइंट मॉन्स्टर का सारा प्रेशर गायब हो चुका है। और फिर वो ऐसे ही उस पैटर्न को चेंज करके उसके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और जैसे जैसे बबाता उस पैटर्न को चेंज करती है प्रेशर गायब हो जाता है, जैसे नॉर्मल करती है फिर से आ जाता है। इसलिए वो फैंग से कहती है तो ये सारा पैटर्न का मामला है, पर आखिर इन दोनों छोटे छोटे डिफरेंसेस के बीच में क्या सीक्रेट है? उसकी ये बात सुनकर फैंग थोड़ी देर के लिए सोचता और कहता है, ये डिफरेंस जानने के लिए मुझे खुद इन पैटर्न्स को कार्व करके इनकी फॉर्मेशन के बीच के डिफरेंस को फील करना होगा, तभी मैं पता लगा पाऊंगा कि आखिर इनमें क्या डिफरेंस है। ये सोचते साथ ही फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को वहां पर बुलाता है और उसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उससे वहां पर एक बड़ा सा जॉइंट स्टैचू बनवाता है और फिर उसके ऊपर सेम उसी के जैसे पैटर्न्स भी कार्व्स करवाता है। पर ऐसा करने पर वहां पर कोई भी प्रेशर नहीं रिलीज होता, इसलिए फैंग फिर उसे स्मॉल स्टैचू बनाने को कहता है। और जैसे ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट वहां पर स्मॉल स्टैचू बनाता है तो उसके अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट आसमान में उड़ता हुआ तेजी के साथ नीचे जमीन में आकर धंस जाता है और इस प्रेशर की वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी बुरी तरह से इंजर्ड होकर ब्लीडिंग करने लगती है और इवन कुछ ही पलों में गोल्डन हॉर्न बीस्ट अनकॉन्शियस होने लग जाता है। और फैंग की मूशा बॉडी भी इस प्रेशर के अंडर में खड़े नहीं रह पाती। लुओ फैंग बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा रहे, लेकिन नहीं, वो भी अपने घुटनों पर आ जाता है। ये प्रेशर ना सिर्फ लुओ फैंग के इनर वर्ल्ड और उसकी इनर बॉडीज के ऊपर हो रहा था, बल्कि उसकी रियल बॉडी के ऊपर भी हो रहा होता है। इसलिए वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया? बड़े वाले स्टैचू के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि छोटे वाले स्टैचू के तो अभी हमने सिर्फ 12 पैटर्न्स ही कार्व किए हैं और इसी से ही इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा है। ना सिर्फ इससे मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट, मूशा बॉडी और मेरी रियल बॉडी इफेक्ट हो रही है, बल्कि मेरी सोल भी इफेक्ट हो रही है। आखिर ये किस तरह का प्रेशर है? यह हम देखते हैं कि उसके प्रेशर की वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट और मूशा बॉडी के नीचे की जमीन भी टूट रही थी और वो गड्ढे के अंदर धंसे जा रहे होते हैं। फैंग कहता है, इनक्रेडिबल, इस छोटे स्टैचू के प्रेशर की पावर तो इस बड़े वाले जाइंट स्टैचू से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ये ऐसी पावर है जिसे रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। आखिर ये आ कहां से रही है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं आसपास एक सुपर फिगर है जिसकी एबिलिटीज मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड है? फैंग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा होता है, जबकि उसके स्ट्रगल को देखकर हम देखते हैं कि बेंजर का ब्रदर स्माइल करते हुए कहता है, अपॉर्चुनिटी आ गई। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड के साथ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फैंग ने भी उसे अटैक करने के लिए आता हुआ देख लिया था, इसलिए वो सोचता है कि कहीं यही तो मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा। पर फिर वो कहता है, नहीं, ये सिर्फ वर्ल्ड मास्टर लेवल 3 पर है, ये इतनी ज्यादा पावर्स एमिट नहीं कर सकता।
तो इसका मतलब है कि सिर्फ ओरिजिन लो के अंदर ही ये इतनी ज्यादा पावर है। लगता है मेरे एक्शंस ने ओरिजिन लो को टच कर दिया है और ये जो मैं फील कर रहा हूँ ये उसी का असर है। कि तब इतने में हम देखते हैं कि बेंजर का ब्रदर अपनी स्वॉर्ड के साथ लुओ फेंग की गर्दन के करीब पहुंच चुका होता है और कहता है ह्यूमन मरो। वहीं फेंग उस ऑरा को फील करते हुए कहता है डैम, ये ओरिजिन लो की रोटेशन तो फॉर्मलेस और क्रूअल है। मेरी सारी की सारी मूवमेंट्स लॉक हो चुकी हैं। अब क्योंकि फेंग अपनी सारी की सारी जान लगा देने के बाद भी इस प्रेशर के अंदर से नहीं निकल पा रहा था, तो वो अपने इनर वर्ल्ड की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर बने हुए दोनों के दोनों स्टैचूज को डिस्ट्रॉय करवा देता है। इसी के साथ फेंग के ऊपर से सारा का सारा प्रेशर हटते साथ ही यहाँ फेंग अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर से बहुत सारा ऑरा रिलीज करते हुए बेंजर के ब्रदर को दूर पटक देता है। और हमें देखने को मिलता है कि फेंग की ऑरा की पावर इतनी ज्यादा होती है कि बेंजर के ब्रदर की स्वॉर्ड भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड को फेंकते हुए अपने गोल्डी डिसेंडेड आर्मामेंट को बाहर निकालते हुए फिर से फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फेंग को एक ही बार में जान से मारने के लिए वो अपने गोल्डी डिसेंडेड आर्मामेंट की 7th फॉर्म हेवन एंड अर्थ स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिसे फेंग डॉज कर लेता है और जल्दी से पीछे हटते हुए अपने गोल्डी डिसेंडेड आर्मामेंट की 6th फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उसका सामना करने लगता है। जबकि बेंजर का ब्रदर गुस्से में फेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम हमारी गोल्डन रेस को सप्रेस कर रहे हो, मरना ही डिजर्व करते हो। ये कहते साथ ही वो अपने अटैक की सारी पावर्स लगा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लुओ फेंग बड़ी स्पीड के साथ कई सारे पहाड़ों को तोड़ते हुए दूर जा लगता है। पर इससे फेंग को कोई भी इफेक्ट नहीं होता और वो फौरन से खड़े होते हुए कहता है अगर अभी मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता तो क्या मैं इसे हरा सकता हूँ। ये कहते हुए फेंग सिर्फ अपने गोल्डी डिसेंडेड आर्मामेंट की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बेंजर के ब्रदर के साथ फाइट करने लगता है। और यहाँ इन दोनों के बीच काफी स्पीड में फाइट हो रही होती है और क्लियरली इस फाइट में भी बेंजर का ब्रदर ही फेंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और इन दोनों के हर एक अटैक के साथ वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हो रहे होते हैं और ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तो यूं ही तोड़ते जा रहे थे। इनके आसपास की सारी जमीन डिस्ट्रॉय होकर बिल्कुल क़यामत का मंजर बना रही होती है। और फिर जैसे ये लोग अपने अपने फाइनल अटैक से एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहां पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट निकलता है कि फेंग को ओरिजिन लॉ की अंडरस्टैंडिंग समझ आने लग जाती है जो कि वो स्टैचू एमिट कर रहा था। फेंग इसे फाइटिंग के दौरान ही रियलाइज करते हुए कहता है ओ हाँ, ओरिजिन लॉ के पैटर्न्स जैसी फॉर्म्स के अंदर मूविंग मेटल, वुड, वाटर, फायर ये सभी भी तो यूनिवर्स वेव के लॉज में से एक है, तो इस तरह से ये प्रेशर का सबब बनता है। ये सब समझ आ जाने के बाद फेंग खुद से सवाल करता है क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और फिर वो इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और इस्तेमाल करते हुए कहता है हालांकि मैं कार्विंग्स की तरह की वेव्स क्रिएट नहीं कर सकता लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ही काफी ज्यादा पावर है। ये कहते हुए फेंग अपने इस अटैक के अंदर अपनी उन सारी पावर्स को लगाना शुरू कर देता है जो भी उसने अभी अभी ओरिजिन लॉ से सीखी हैं। और हम देखते हैं कि सिर्फ फेंग अपने गोल्डी डिसेंडेड आर्मामेंट और अपनी हाल ही में समझ आई हुई अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करते हुए ही बेंजर के ब्रदर के अटैक की पावर के ऊपर हावी होने लगता है। और हमें यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलता है कि इन दोनों के अटैक्स जैसे जैसे एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे और इनकी पावर्स बढ़ रही थी वैसे वैसे स्पेस टाइम के अंदर क्रैक्स आ रहे होते हैं। और अब फेंग के अपने अटैक के अंदर ओरिजिन लॉ की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से बेंजर के ब्रदर के गोल्डी डिसेंडेड आर्मामेंट के अंदर दरारें आने लगती हैं और कुछ ही पलों में वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। और फेंग का अटैक सीधा जाकर बेंजर की छाती के अंदर घुस गया था और फेंग का अटैक सीधा जाकर बेंजर की ब्रदर की छाती के अंदर घुस जाता है, जिसे उसने टाइम पर ही रोक लिया था। और फिर वो फौरन से इसे डिफ्लेक्ट करते हुए फेंग को अपनी एक जबरदस्त किक के साथ घायल करते हुए जमीन पर गिरा देता है और खुद को संभालते हुए वो भी जमीन पर आ गिरता है। पर घाव के गहरा होने की वजह से वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता और लड़खड़ाते हुए अपने घुटनों पर गिर जाता है। वहीं हम देखते हैं कि फेंग भी मुश्किल से खुद को संभाले हुए था और वो लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाला होता है कि तभी हमें पीछे से आवाज सुनाई देती है योर हाइनेस लुओ फेंग। तभी डेलन ने वहां पर आकर फौरन से लुओ फेंग को पकड़ते हुए संभाल लिया था। तभी वहां पर गोल्डन हॉर्न क्लैन के 2 पर्सन भी आ जाते हैं जो इस जगह को गार्ड करते हैं और उन्होंने आते ही बेंजर के ब्रदर को जंजीरों में जकड़ते हुए उसके ऊपर अपने ऑरा के प्रेशर को डालना शुरू कर दिया था और अपने वेपन को भी रख देते हैं। पर अभी भी वो गुस्से और नफरत में लुओ फेंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम ह्यूमंस को अपनी जगह पता होनी चाहिए, तुम कभी भी मेरी रेस को स्लेव बनाने के काबिल नहीं बन पाओगे। मैं खुद ही सारी पनिशमेंट्स को बर्दाश्त करूंगा, तुम्हें जो भी करना है अभी करो। उसके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब इसके साथ क्या होगा। वैसे अगर आपको कोई आइडिया है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और बेंजर के ब्रदर का नेम है बैंक।
और ये अपने गोल्डन हॉर्न क्लैन का सबसे स्ट्रोंगेस्ट जीनियस है और ये ओल्ड पैट्रियार्च का डिसाइबल है और इसे ऐसा लगता है कि गोल्डन हॉर्न रेस ह्यूमंस के द्वारा यूज की जा रही है, इसीलिए ये ह्यूमन रेस से नफरत करता है। और चले अब बात करते हैं लुओ फेंग के इनर वर्ल्ड के बारे में। जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने वर्ल्ड मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू किया तो लुओ फेंग का इनर वर्ल्ड यूनिवर्स ओरिजिन लॉ से कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर नेचर की पावर्स इंटर हुई और उसका इनर वर्ल्ड पहले से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। और अब हमने देखा ही है कि उसके इनर वर्ल्ड के अंदर माउंटेन्स, रिवर्स, स्काई और बाकी सब कुछ है जो भी एक जानदार को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। यानी कि अब अगर फेंग चाहे तो वो अपने इनर वर्ल्ड के अंदर लिविंग बींग्स को भी रख सकता है, जो शायद हमें आगे देखने को भी मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी लोगों के माइंड में भी ये बात जरूर आई होगी कि फेंग के इनर वर्ल्ड के अंदर जो वो बड़ी बड़ी बॉल शेप की चीजें हवा में फ्लोट कर रही हैं वो क्या है। तो मैं आपको बताता चलूं कि वो मेटल की बनी हुई जगह है जिसके अंदर ट्रेजर है, जो कि है नेचुरल गोल्डन हॉर्न स्टोन और ये एसेंस ऑफ गोल्ड से बना हुआ है।